आज हम जूल के नियम का अध्ययन करेंगे। जूल का नियम कहता है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स लाइक वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यानी कि जो आंतरिक ऊर्जा जो होती है वह आयतन और टेम्परेचर का फलन मानी जाती है। नेक्स्ट वी राइट इट्स डिफरेंशियल एज d equal to delta E upon delta V at constant volume dV plus delta E upon delta T at constant volume dt. Joule studies variation of internal energy with volume keeping temperature constant. जूल ने अपने स्टडी या जूल ने जो अध्ययन किया उसने क्या किया कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम के साथ जो इंटरनल एनर्जी में जो क्या चेंज हुए उनके बारे में अध्ययन किया। जूल लॉ स्टेट्स दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडल गैस विथ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज जीरो। जूल कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम के साथ जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होते हैं वो एक आइडल गैस या आदर्श गैस के लिए उसका मान हमेशा जीरो होता है। मैथमेटिकली अपन इसको दर्शा सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी ई अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू जीरो, यानी कि इसकी वैल्यू जीरो के बराबर होती है। नेक्स्ट है विच मीन्स दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर इज केप्ट कॉन्स्टेंट। दिस ऑब्जर्वेशन इज द रिजल्ट ऑफ जूल एक्सपेरिमेंट। यानी कि जब जूल ने देखा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम के साथ में जो इंटरनल एनर्जी होती है उसका मान हमेशा जीरो के बराबर होता है आइडल गैसेज के लिए। तो जब इससे ये सिद्ध होता है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वह केवल और केवल यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, यानी कि वह केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी कि वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती। तो इसके लिए इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया कि दो बल्ब ए और बी लिए, दोनों को आपस में एक नली के द्वारा जोड़कर उसमें स्टॉपर लगा दिया। बल्ब ए के अंदर कुछ गैस भरी हुई थी जबकि बल्ब बी के अंदर वैक्यूम रीजन था। अब इन दोनों बल्ब को एक बड़े बीकर में रख दिया और उसका जो या थर्मल इक्विलिब्रियम में रखा। उसमें एक टेम्परेचर लगा करके पहले इसका टेम्परेचर नोट किया। टेम्परेचर नोट करने के बाद में इसने स्टॉपर को खोल के गैस ए को वैक्यूम रीजन में प्रवाहित किया। यानी कि जब गैस ए से बी में गई और जब दोनों के बीच में फिर से थर्मल इक्विलिब्रियम माने दिया या फिर तापीय साम्य स्थापित हो गया, उसके बाद में फिर से इसने टेम्परेचर नोट किया। तो दोनों ही बार में यानी कि प्रारंभ में जब तापीय साम्य था तब यानी कि जल के ताप में डार्ट खोलने से पहले और बाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि दोनों ही समय में उसका टेम्परेचर जो था वह समान था। जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अतः निकाय से न तो ऊष्मा अवशोषित हुई और न ही ऊष्मा मुक्त हुई। तो क्यू की वैल्यू जो होती है इसके लिए जीरो आती है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रयोग में गैस के द्वारा कोई प्रसार कार्य नहीं किया जाता क्योंकि गैस निर्वात में प्रसारित हो रही है। अतः जो W की वैल्यू होगी वह भी क्या आती है जीरो, क्योंकि P एक्सटर्नल यानी कि जब अपन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स देखते हैं कि गैस जो है निर्वात में प्रवाहित हो रही है तो निर्वात में प्रवाहित होने पर इसमें न तो ऊष्मा का अवशोषण हुआ और न ही ऊष्मा का उत्सर्जन, या फिर इस पर यूँ कह सकते हैं कि बाहर से किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं लगाया गया। तो P एक्सटर्नल की वैल्यू या बाह्य दाब की जो वैल्यू होती है वह जीरो और आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन हुआ। तो जब बाह्य दाब शून्य होता है तो वर्क डन जो होगा उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी शून्य। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
तो डेल्टा डी ई इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू यानी किया गया कार्य जो है शून्य, तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो होगी वह डी क्यू के बराबर होती है। फर्दर एज देर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर इन द एक्सपेरिमेंट देन डी क्यू इक्वल टू जीरो, हैंस डी ई इक्वल टू जीरो। यानी कि इसके जूल के एक्सपेरिमेंट में बाहर से किसी प्रकार की ऊष्मा का न तो अवशोषण हुआ न ही उत्सर्जन। तो अवशोषण और उत्सर्जन नहीं होने पर, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो उसकी डी क्यू की वैल्यू भी क्या मानी जाएगी, शून्य। और यानी कि ऊष्मा में जो परिवर्तन होगा वो भी शून्य, अतः उसकी इंटरनल एनर्जी का मान भी कितना आता है, जीरो आता है। नेक्स्ट, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडल गैस एज ए रिजल्ट ऑफ फ्री एक्सपेंशन। यानी कि मुक्त प्रसरण में आइडल गैस की इंटरनल एनर्जी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। थर्मोडाइनेमिकली इट कैन बी डिराइव्ड एज फॉलो, ई इक्वल टू एफ, या अपन यूँ कह सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वह वॉल्यूम और टेम्परेचर का फलन मानी जाती है। जब इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है तो फॉर एन आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, डी ई यानी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जीरो, टेम्परेचर में परिवर्तन शून्य, अतः इसके लिए यानी कि स्थिर ताप पर आयतन के साथ उसकी इंटरनल एनर्जी में जो परिवर्तन होता है उसका मान भी क्या आता है, शून्य। यानी कि डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू जीरो, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल प्रेशर। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जूल के लॉ से कि जूल का नियम केवल आइडल गैसों के लिए ही है, यह रियल गैसों पे लागू नहीं होता, क्योंकि आइडल गैसों के लिए केवल और केवल ये जो इंटरनल एनर्जी होती है वह केवल और केवल ताप का फलन मानी जाती है, क्योंकि रियल गैसों में जो इसका मान होता है यानी कि स्थिर ताप पर आयतन के सापेक्ष जो इंटरनल एनर्जी का जो मान होता है वह धनात्मक होता है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि उसका मान जीरो नहीं हो सकता, जबकि आइडल गैसों के लिए इसका मान हमेशा इसकी वैल्यू शून्य होती है। नेक्स्ट है जूल थॉमसन इफेक्ट या जूल थॉमसन प्रभाव। जूल व थॉमसन दोनों वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया कि जब किसी गैस को अपन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर एक सरंध्र डार्ट से होकर रुद्रोष्म अवस्था में प्रसारित करते हैं तो उसके टेम्परेचर में क्या आती है, कमी आ जाती है, और इस कमी को ही उसने क्या कहा, जूल थॉमसन प्रभाव कहा। यानी कहने का मतलब है कि गैस के ताप में ये जो कमी होगी वह सरंध्र डार्ट के दोनों ओर दाब में अंतर के समानुपाती होती है, यानी डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, यानी कि जो ताप में कमी होगी वह उसके दोनों ओर के दाब के अंतर के समानुपाती होती है। तो जूल एंड थॉमसन ऑब्जर्व दैट व्हेन ए रियल गैस एट सर्टेन प्रेशर इज अलाउड टू एक्सपेंड adiabatically through a porous partition into a region of low pressure, it is accompanied by cooling except for hydrogen and helium, which show heating in this process. This observation called as Joule-Thomson effect. यानी जूल थॉमसन ने बताया कि जब एडियाबेटिक कंडीशन में या रुद्रोष्म अवस्था में किसी गैस को उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित किया जाता है या प्रसारित होने देते हैं तो उसके तापमान में कमी आती है, या फिर वह कूलिंग इफेक्ट दर्शाता है या शीतलन प्रभाव दर्शाता है। जबकि हाइड्रोजन और हीलियम ये दो गैसें अपवाद है जो कि इनको एडियाबेटिक कंडीशन में उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने पर ये हीटिंग इफेक्ट दर्शाती है। और ये जो ऑब्जर्वेशन है इस ऑब्जर्वेशन को जूल थॉमसन इफेक्ट कहा जाता है। जूल थॉमसन एक्सपेंशन ने इसने बताया कि इन्होंने अपने प्रक्रम को समझाने के लिए या अपने प्रयोग को समझाने के लिए एक प्रयोग किया। उसमें इन्होंने क्या किया कि एक पात्र लिया, इंसुलेटेड या फिर अवरोधी पात्र, और उस पात्र के बीच में एक पोरस प्लेट लगा दी
पोरस प्लेट लगा करके दोनों तरफ, एक तरफ पिस्टन ए और दूसरी तरफ पिस्टन बी। पिस्टन ए की तरफ जो है प्रेशर P1 V1 और टेम्परेचर T1 तथा पिस्टन बी की तरफ है प्रेशर P2 V2 और T2। और संपूर्ण जो निकाय है या सिस्टम है वो इंसुलेटेड था या तापरोधित था। और अतः इसमें भी क्या था, न तो ऊष्मा निकाय में प्रवेश कर सकती और न ही ऊष्मा निकाय से बाहर प्रसारित हो सकती। तो इसमें क्या था कि एक्सप्लेनेशन ऑफ जूल थॉम्सन इफेक्ट, दिस प्रोसेस इज एडियाबेटिक देयरफॉर Q इक्वल टू 0। तो Q अगर ऊष्मा का न तो अवशोषित हो सकती है और न ही उत्सर्जित, तो Q की वैल्यू 0 होने पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार डेल्टा U या डेल्टा E इंटरनल एनर्जी जो है Q प्लस W, Q की वैल्यू 0 होने पर जो इंटरनल एनर्जी है वह वर्क डन के बराबर होती है। Thus under adiabatic conditions the system cannot absorb heat from surrounding, thus the system performs the work of expansion at the cost of internal energy of the system। यानी कि सिस्टम बाहर से किसी प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं कर सकता, तो सिस्टम पर जो कार्य होता है या वर्क डन जो होता है वह इंटरनल एनर्जी के आधार पर ही होता है। सो व्हेन गैस एक्सपेंड एडियाबेटिकली द इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज, हैंस द टेम्परेचर ऑफ द गैस फॉल्स एंड कूलिंग इज ऑब्जर्व्ड। यानी कि इसमें क्या है कि जूल थॉम्सन इफेक्ट में बाहर से किसी प्रकार की ऊष्मा का अवशोषण नहीं होता, केवल जो कार्य होता है सिस्टम के पर सिस्टम द्वारा वर्क एक्सपेंशन का वह इंटरनल एनर्जी के आधार पर ही होता है। और कार्य होने पर इंटरनल एनर्जी के मान में कमी आती है और इंटरनल एनर्जी का मान कम होने पर उसके टेम्परेचर कम होता है या गैस का टेम्परेचर कम होता है और वह कूलिंग इफेक्ट दर्शाता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सम इंटरनल एनर्जी इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमोंग द गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो यानी कि जो इसका गैस से जो शीतलन इफेक्ट दर्शाती है या कूलिंग इफेक्ट दर्शाती है जूल थॉम्सन प्रभाव में, वह जूल थॉम्सन प्रभाव में कूलिंग इफेक्ट उसके वर्क ऑफ एक्सपेंशन की वजह से, क्योंकि वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो है इंटरनल एनर्जी के मान में कमी करता है, क्योंकि बाहर से ऊष्मा का अवशोषण नहीं होता, तो उस वजह से आंतरिक ऊर्जा को काम में लिया जाता है, जिससे आंतरिक ऊर्जा के मान में कमी आती है। और आंतरिक ऊर्जा के मान में कमी आने से उसके टेम्परेचर में कमी आती है गैस के, और गैस के टेम्परेचर कम होने पर गैसें कूलिंग इफेक्ट दर्शाती है। When a certain amount of a gas is passed through porous partition, the work involved in the process is as follow। यानी कि एक निश्चित गैस की निश्चित मात्रा को अपन सरंध्र पात्र से प्रवाहित करते हैं, ए से बी पार्ट में भेजते हैं या ए पिस्टन वाले पार्ट से बी पिस्टन वाले पार्ट में भेजते हैं, तो निम्न कार्य होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम एट पिस्टन ए, यानी कि पिस्टन ए के अंदर, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं पिस्टन ए को जब अपन बाहर से प्रेशर लगाएंगे तो उसमें संपीड़न होता है, जबकि पिस्टन बी में गैस प्रसारित होने पर उसका एक्सपेंशन होता है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी सिस्टम पर कार्य होगा, तो सिस्टम पर कार्य जो होता है तो W की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, और सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य का मान नेगेटिव होता है। तो जब सिस्टम पर कार्य किया जाता है पिस्टन ए पर, तो ए की वैल्यू जो होगी P1 V1, और वर्क डन बाय द सिस्टम एट पिस्टन बी पर, पिस्टन बी पर सिस्टम के द्वारा कार्य किया गया है, इसलिए उसका मान होगा -P2 V2। और जो नेट कार्य जो हो जाएगा, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि पिस्टन ए पर संपीड़न में गैस पर किया गया कार्य और पिस्टन बी पर प्रसरण में गैस द्वारा किया गया कार्य, तो प्रसरण में किया गया है वो है -P2 V2 और इधर हो जाएगा P1 V1। जो नेटवर्क जो होगा अपना, या फिर अपन कह सकते हैं कुल कार्य किया गया कार्य सिस्टम द्वारा, W बराबर -P2 V2 प्लस P1 V1। जबकि जूल थॉम्सन इफेक्ट में अपने को पता है कि Q या ऊष्मा अवशोषित
न ऊष्मा अवशोषित होती है न ही उत्सर्जित, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं क्यू का मान जो होता है इसके लिए 0। तो जो इंटरनल एनर्जी होती है वह कार्य के बराबर होती है। तो डेल्टा यू इक्वल टू -P2V2 प्लस P1V1। डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को दर्शाता है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को U2 - U1 इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2। P2V2 को इधर लेने पर U2 प्लस P2V2 इक्वल टू U1 प्लस P1V1। यहाँ जो इंटरनल एनर्जी और दाब आयतन कार्य का जो योग है वह एंथैल्पी के बराबर होता है। तो H इक्वल टू U प्लस PV, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं H इक्वल टू E प्लस PV। तो यहाँ पर इनका मान जो हो जाएगा H2 इक्वल टू H1, या फिर यूँ कह सकते हैं डेल्टा H बराबर H2 माइनस H1 बराबर 0। सो देर इज़ नो चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। In other words, Joule-Thomson expansion is an isoenthalpic expansion or isoenthalpic process। यानी कि जूल-थॉमसन एक्सपेरिमेंट या एक्सपेंशन जो है वह आइसोएंथैल्पिक एक्सपेंशन है या फिर आइसोएंथैल्पिक प्रक्रम कहा जाता है, क्योंकि सरंध्र डाट में से किसी गैस का जब रुद्रोष्म प्रसार होने पर निकाय की जो एंथैल्पी होती है वह अपरिवर्तित रहती है, या फिर डेल्टा H क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस प्रकार के प्रसरण को सम एंथैल्पिक प्रक्रम या फिर सम एंथैल्पिक प्रसरण कहा जाता है। नेक्स्ट बिंदु है जूल-थॉमसन कोफिशिएंट, कि जूल-थॉमसन गुणांक क्या होता है। व्हेन ए गैस एक्सपेंड एडियाबेटिकली थ्रू ए पोरस पार्टीशन डिपेंड अपॉन द इनिशियल टेम्परेचर and pressure of the gas as the enthalpy remain at constant during expansion। यानी कि जब अपन एडियाबेटिक कंडीशन में किसी गैस को जब पोरस प्लेट से या पोरस पार्टीशन से प्रवाहित करते हैं तो उस गैस का जो मान होता है तो वह उसके टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो एंथैल्पी होती है वह तो कांस्टेंट होती है। तो म्यू जे टी इक्वल टू डेल्टा टी डेल्टा पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। यानी कि जो जूल-थॉमसन कोफिशिएंट है उसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जूल-थॉमसन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्रीज प्रोड्यूस्ड बाई डिक्रीजेज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन द गैस एक्सपेंड अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट एंथैल्पी। यानी कि जूल-थॉमसन गुणांक जो है कि स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर को जूल-थॉमसन गुणांक कहा जाता है। तो इसके लिए निम्न कंडीशन लागू होती है, व्हेन द गैस एक्सपेंड अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट एंथैल्पी। यानी कि कांस्टेंट एंथैल्पी हो तो इसमें निम्न कंडीशन हो सकती है, यानी कि म्यू जे टी का मान पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। तो म्यू जे टी का जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वह कूलिंग इफेक्ट को दर्शाती है, यानी जूल-थॉमसन प्रभाव को दर्शाती है, और इसका मान पॉजिटिव तब होगा जब स्थिर एंथैल्पी पर डेल्टा पी और डेल्टा टी की वैल्यू का मान नेगेटिव होगा। जब डेल्टा पी और डेल्टा टी दोनों नेगेटिव होंगे तो ओवरऑल जो म्यू जे टी की वैल्यू होती है वह पॉजिटिव होती है तथा कूलिंग इफेक्ट दर्शाती है। नेक्स्ट है कि म्यू जे टी का नेगेटिव मान में डेल्टा टी का वैल्यू पॉजिटिव और डेल्टा पी का मान नेगेटिव। तब इसमें क्या होगा कि एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव होने पर ओवरऑल जो वैल्यू आती है म्यू जे टी की वह नेगेटिव होती है, और ये गैसें हीटिंग इफेक्ट दर्शाती हैं। लास्ट है म्यू जे टी की वैल्यू का मान 0, और म्यू जे टी का 0 मान जो होता है वह आइडल गैसों के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू का मान हमेशा 0 होता है। यह आइसोथर्मल कंडीशन होती है जिससे इसका मान 0 होता है, और इसका मान 0 होने पर संपूर्ण इक्वेशन में ही मान 0 होगा और म्यू जे टी की वैल्यू का मान 0 आता है। और म्यू जे टी का मान जब 0 होगा तो वह गैसों के आइडल बिहेवियर को दर्शाती है।
नेक्स्ट है इन्वर्जन टेम्परेचर या व्युत्क्रम ताप। फॉर एवरी गैस देर इज ए डेफिनेट टेम्परेचर एट विच म्यू जे टी बराबर 0। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ द गैस। एट इन्वर्जन टेम्परेचर द गैस शो नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग। यानी कि प्रत्येक गैस के लिए एक डेफिनेट टेम्परेचर होता है जिसको पर जहाँ पर म्यू जे टी का मान 0 होता है, और यह मान या यह टेम्परेचर व्युत्क्रम ताप कहलाता है। इससे कम व ज़्यादा टेम्परेचर पर, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि इन्वर्जन टेम्परेचर पर जो गैसेज होती है वह न तो शीतलन प्रभाव दर्शाती है न ही हीटिंग इफेक्ट दर्शाती है। बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर म्यू जे टी की वैल्यू पॉजिटिव होती है और ये गैसें कूलिंग इफेक्ट दर्शाती है। और अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर है तो म्यू जे टी का मान या जूल थॉम्सन गुणांक का मान नेगेटिव होता है और वह गैसों के हीटिंग इफेक्ट को दर्शाती है। इन्वर्जन टेम्परेचर इक्वल टू या इन्वर्जन टेम्परेचर डिनोटेड बाई टी आई इक्वल टू 2A/RB। आर यहाँ गैस कांस्टेंट, ए और बी वान डेर वाल स्थिरांक कहलाते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ द गैसेस द इन्वर्जन टेम्परेचर इज वेरी हाई, सो एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन एट रूम टेम्परेचर। These gases undergo cooling, but the inversion temperature of H2 and helium, hydrogen or helium, is very low, for H2 minus 80 degree centigrade. Hence, it so heating and adiabatic expansion at room temperature. Similarly, helium, due to its low inversion temperature, so cooling effect. यानी कि मोस्ट ऑफ गैसों के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर का मान हमेशा बहुत हाई होता है, तो वह एडियाबेटिक एक्सपेंशन या रूम टेम्परेचर पर एडियाबेटिक एक्सपेंशन दर्शाती है। तो दीज गैसें हमेशा या ये गैसें हमेशा कूलिंग इफेक्ट दर्शाती है। लेकिन हीलियम और हाइड्रोजन ये दो गैसें ऐसी है जो कि लो टेम्परेचर पर, एक तो हाइड्रोजन तो हीटिंग इफेक्ट दर्शाती है जबकि हीलियम जो है कूलिंग इफेक्ट दर्शाती